क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था ना पिछले क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से। बुढ़वा के पीछे हल्का सा भींग जाने की वजह से न कुछ देरी अगर छोड़ देते हैं तो सट जाता है। इसे कहते हैं नॉन स्टिकी, ये स्टिकी हो जाता है, चिपक जाता है। देखो सेवन तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 8 बतलाना है। 8वां के फर्स्ट, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1,1, 2,3 और 4,1 है। तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज में सबसे लेंदी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला ये जो बताएंगे, सबसे लंबा सॉल्यूशन ये चलेगा। सबसे लंबा क्वेश्चन है, सबसे लंबा सॉल्यूशन है इसका। थोड़ा होशो हवास में एकदम संभल कर बैठिएगा इस क्वेश्चन में सर। देखो कोई त्रिभुज बना लो रफली, पूरा माइंड मेकअप करके चलना है क्योंकि सबसे लेंदी सॉल्यूशन होने वाला है, सबसे लंबा। जैसे अभी तक जितना क्वेश्चन मिल रहा है सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, ये उससे भी लंबा जाएगा। तो पूरा होशो हवास में थोड़ा सा इसको देखिएगा ध्यान से। A, B, C तीनों शीर्ष नहीं मालूम है, ना तो A ना ही B ना ही C, तीनों के बारे में हम नहीं जानते। तो ये जो दिले है सर वो तो कुछ और है, भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक है। तो हम तीनों मान के चलेंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। हम यही मान के चलेंगे कि x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3।
और जो पॉइंट दिया हुआ भी है ना वो त्रिभुज के शीर्ष में है। ये याद रखिएगा कि जो बिंदु दिया हुआ है वो त्रिभुज के शीर्ष में है। किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक है। स्टार्ट करते हैं। मध्य बिंदु यहाँ पर डी हो गया। डी कितना है? 1,1। यहाँ एक मध्य बिंदु मान लो ई, कहीं भी मान लीजिए चलेगा। यहाँ ई मान लो। ई मध्य बिंदु कितना है? 2,3। और यहाँ पर एफ मान लो, मध्य बिंदु कितना है? 4,1। इतना तो मध्य बिंदु हो गया। ध्यान से बहुत छोटा छोटा लिखे हैं क्योंकि इतना में भी हटने वाला नहीं है यार, इसलिए छोटा छोटा लिखे हैं। और अगर आपको विजिबल नहीं हो, ध्यान से नहीं दिखे तो ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अभी तो बाकी है जो निकालना है। ये जो डी है ना, उसको आप कह सकते हो कि डी सी का मध्य बिंदु है। ये ध्यान रहे, डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो डी के नियामक लिखते हैं। डी के नियामक, डी के नियामक कितना है? एक्स नियामक की अगर बात करें तो 1 मध्य बिंदु है ना x2 और x3 का, तो हो जाएगा x2 प्लस x3 बटा में 2। इसी तरह से y नियामक की बात करें तो y नियामक भी कितना है? 1। y नियामक कैसे निकलेगा? तो y2 प्लस y3 बटा 2। y2 प्लस y3 बटा 2। यहाँ से देखो x2 प्लस x3 बराबर कितना हो गया? 2। इसको ब्रैकेट में घेर के इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। इसको भी चाहो तो लिख दो y2 प्लस y3 बराबर में 2। इसको घेर के नाम दे दीजिए इक्वेशन सेकेंड। दो गो समीकरण निकल गया। देखो आज जरा कलर पेन में लिखें क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं हो आप लोग को। चलो हटाओ, एक ही पेन से एक करते हैं। डी के बाद अब जरा ई की बात करते हैं। ई किसका मध्य बिंदु है? ए सी का। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला आज कहानियों का बाबू। थोड़ा सा देखकर ध्यान हट गया, आपको लगता है कि हम ध्यान नहीं देंगे तो गया आपका हिसाब ही वाला, इसलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। ए सी का मध्य बिंदु है। ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है। तो ठीक है, ई के नियामक लिखो। ई के नियामक क्या है? इधर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ई के नियामक कौन है? 2 है और 3 है। तो अगर 2 निकालना होता है एक्स नियामक तो कैसे निकालते हैं? 2 निकालने के लिए क्या करते हैं? x1 x3 दोनों को जोड़ के 2 से भागा। x1 x3 को जोड़ के 2 से भागा। इसी तरह से y नियामक, मतलब अगर 3 निकालना होता तो क्या करते हैं? तो y नियामक जोड़ के 2 से भागा। y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 बटा में 2। तो x1 प्लस x3 बराबर कितना हो गया? 4। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तो हो गया, ये वाला थर्ड हो गया। यहाँ से देखो y1 प्लस y3 बराबर 3 दूनी
6, इसको नाम दे दे इक्वेशन 4th। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, चौथा समीकरण, 4 गो समीकरण मिला। 2 बिंदु तो आप यूज कर चुके हैं, डी का इस्तेमाल कर लिए, ई का इस्तेमाल कर लिए, अभी एफ बाकी है। एफ हम हट जाते हैं, ज़रा सोच के बोलो कि एफ किसके मध्य बिंदु है, एफ किसका मध्य बिंदु है। देखो छोटा छोटा मजबूरी में लिखना पड़ रहा है, नहीं लिखेंगे तो फिर बता नहीं पाएंगे एक बार में हम। एफ किसका मध्य बिंदु है, एफ ए बी का मध्य बिंदु है। जो एफ है ए बी का, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो डायरेक्ट निकालो एफ का नियामक। जैसे अगर 4 निकालना होता है एक्स नियामक तो कैसे निकालते हैं, x1 x2 दोनों को जोड़ के 2 से भागा, x1 x2 दोनों को जोड़ देते हैं 2 से भागा। ऐसे ही y नियामक के बारे में सोचो, तो y1 और y2 जोड़कर 2 से भागा, y1 प्लस y2 और 2 से भागा बराबर कितना, y नियामक कितना है, इधर उधर कहीं भी लिखो ना यार, चलो इधर लिख दे, कितना y नियामक है 1। यहाँ से x1 प्लस x2 बराबर कितना हो गया, 2 गुना हो जाएगा तो 8। इसको कह सकते हैं इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये हो गया 5वां समीकरण। छठा जरा देखो, y1 प्लस y2 बराबर 2, इसको समीकरण छठा। 6 समीकरण आपके पास है, 6 समीकरण को थोड़ा ध्यान से रखना है, संभाल के रखना है। ज़्यादा नीचे चल गया, लेकिन बोल रहे थे हम कि x1 प्लस x2 बराबर 8 और y1 प्लस y2 बराबर 2। अब इधर पूरा स्पेस यूज होने वाला है, तो अब ज़रा यहाँ देखो, इसमें नीचे वाला देखो ना, 5वां समीकरण x1 और x2 है। थोड़ा सा तो दिखाई दे रहा होगा, बोल रहे हैं x1 x2 है और ये y1 y2 है। लेकिन इसमें देखो तो x2 तो है लेकिन x1 है, हाँ गड़बड़ी। इसमें क्या है कि x1 तो है लेकिन x, मतलब कोई भी समीकरण वैसा नहीं मिल रहा है कि जो पेयर बने। पेयर बने जैसे x2 x3 है, और कहाँ x2 x3 है, कहीं नहीं मिलेगा। ये दोनों दोनों, इसमें न x3 है लेकिन x1 नहीं मिल रहा है दोनों से, तो उसको लास्ट में मिला के देखो तो x2 x2 मिलेगा, लेकिन फिर नहीं मिल रहा है। दोनों वेरिएबल, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, कहीं से उठा लीजिए, ये तीनों में से नहीं मिलेगा। चाहे समीकरण 1st की बात करें, 3rd की बात करें या समीकरण 5 की बात करें, कहीं नहीं मिलने वाला है x2 x3। यही दोनों चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ x3 तो है लेकिन x1 अलग है, बहुत कन्फ्यूजन है। करना क्या होगा ना, यहीं पर पूरा एकदम दिमाग अपना लगाना है, पूरा एकदम दिमाग के नस बस एकदम खोल खाल के एकदम तैयार रहिए, एकदम माइंड। पता चला बाउंस कर जाएगा। ये x1 x2 ठीक है, y1 y2 ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे, लास्ट वाला को छोड़ देंगे, लास्ट वाला के छोड़ देंगे। और यहाँ देखना, ये जाते समीकरण 1st, यहाँ देखिएगा समीकरण 1st से समीकरण 1st कितना है, x2 प्लस x3 बराबर 2। इसी में से हम x3 या x2 निकालेंगे, कुछ भी। क्या करें भाई, x3 निकालें या x2 निकालें, कुछ भी निकालो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको निकालना क्या है। आप मान लीजिए x3 निकालना चाहते हैं, x3 तो x3 बराबर हो जाएगा 2 माइनस x2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही निकाल लो, यही निकाल लीजिए आप x3 समीकरण 1st से, और x3 का मान रख देना इसमें 3rd में रख देना। जैसे ही x3 के मान रखोगे ना, x3 की जगह आप कितना रखोगे, 2 माइनस x2, जैसे ही रखोगे जहाँ पे तो x3 हो जाएगा ख़त्म, और 2 माइनस x2 मतलब x2 आ जाएगा और x1 आ जाएगा। x1 तो है ये है, और वहाँ से उठ के आ जाएगा x2, यानी x1 x2 इसके जैसा मिल जाएगा। फिलहाल इधर समीकरण किसी और से
किससे भाई? तो जैसे फर्स्ट से निकाल लिए x3, वैसे ही समीकरण सेकेंड से y3 निकाल लेते हैं। 2 बराबर y2 प्लस y3, तो y3 बराबर बोलिए 2 माइनस y2। ये ध्यान रहे समीकरण सेकेंड से निकालें। अब x3 का मान चाहो तो डिवाइड कर दो, डिवाइडर लाइन बना लो। x3 का मान किस में, x3 निकला, x3 का मान समीकरण किस में रखना है, कॉमे दे के चलिए या फिर डिवाइड करते हुए चलिए। x3 का मान समीकरण थर्ड में, यही ना x3 है, यहीं पर है समीकरण किस में, थर्ड में रखने पर रखो। जैसे 4 है तो 4 लिखिए, बराबर x1 है तो x1 लिखो, प्लस x3 के जगह पे जो x3 दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिएगा x3, यहाँ जो रेड कलर से हम देख रहे हैं यहाँ पे x3 है। ये x3 की जगह पे कुछ बैठाने वाले x3 है ना, वहाँ पे रख देंगे कितना, ये वाला, मतलब कि प्लस में 2 और माइनस x2। इसको ज़रा सॉल्व करके देखोगे तो मिलेगा x1 माइनस x2 बराबर 2 को इधर भेज दीजिए, 2 घट गया 2। ये एक नया समीकरण बना, अजीब सा एकदम। कौन से समीकरण, किस में आप रखे थे बताइएगा ना, किस में रखे थे x3 का मान, थर्ड में। तो 1 2 3 4 को तो पहले ही चल रहा है, आप इसको समीकरण थर्डे मानो या नया नाम दो, क्योंकि समीकरण थर्ड तो ये है जिसमें x1 x3 है। इसको कुछ और नाम दीजिए जिसमें x1 x2 आ गया, कुछ और मैंने क्या, अरे नाम दो, सातवां समीकरण। कह रहे ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वैसे ही इधर इसमें किसका मान रखेंगे, y3 का मान। कौन से समीकरण में रखना है, y3 का मान समीकरण किस में, y3 यहाँ ना है फोर्थ में, एजा देखो y3, नीचे नहीं मिलेगा y3, यहीं मिल रहा y3। तो समीकरण फोर्थ में रखने पर, इतना छोटा छोटा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि एक बार में बताना भी तो है। रखिए कितना है 6, तो लिख दो 6 बराबर y1, तो y1 और y3 की जगह पे y3 का मान रखते हैं। यहाँ से कितना है 2 माइनस y1, ये वाला। तो y1 और माइनस y2 बराबर कितना हो गया, 2 को घटा दीजिए 4। इसको क्या नाम दे, 6 को तो यही था, ये 7वां था, इसको नाम दे देंगे समीकरण 8वां। अब इतना मनी समीकरण मिलेगा तो कन्फ्यूजन तो होने, अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं आता तो एकदम नहीं समझ में आएगा। अब समीकरण संभाल कर इस्तेमाल करना है। कहाँ पे देखो, समीकरण 5th में देखो तो x1 x2 है, और 7th में भी देखो तो x1 x2। इसीलिए अब बोलेंगे कि समीकरण 5 एंड समीकरण 7, इन दोनों को हल करो। 5 तो यहीं से हो गया, x1 प्लस x2 बराबर 8, और 7वां समीकरण हो गया x1 माइनस x2 बराबर 2। दोनों को हल करेंगे तो x2 प्लस में x2 माइनस में कैंसिल, 2x1 बराबर कितना देख लीजिए, 8 2 10 हो गया, 2 से कैंसिल, यानी x1 बराबर, ज़्यादा नीचे चल गए ना, x1 बराबर यहीं लिख देते हैं 5। अभी सिर्फ x1 निकला 5, x2 कैसे निकालेंगे, यहाँ थोड़ा समझो, यहाँ देखो, यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना। x1 x2 दोनों जोड़ के कितना है 8, जिसमें सिर्फ x1 5 है, तो इसका मतलब x2 3 होगा। अगर उतना समझ में आता है तो डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे लिखो। अगर समझते हो तब, जैसे x1 बराबर तो निकल गया कितना, x1 बराबर 5। अगर समझ में आता है तो x2 भी लिख दो। कह रहे हैं कि समझ में आता है तभी लिखो, था किसने है, जैसे x1 x2 है बराबर 8। अगर समझ में आता है तो लिखो, नहीं आता है तो
लिखना कि x1 का मान समीकरण फिफ्थ में, 5वां समीकरण में फिफ्थ में रखने पर, ऐसा 7वां है। इसमें x1 के जगह पे अगर 5 रखोगे ना तो 5 उन्हें जाके घट जाएगा, तो x2 बराबर ऑटोमेटिक 3 आएगा, और x2 निकल गया तो लगले x3 भी निकलिए जाएगा। कहाँ से निकाले? यहाँ से। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर यार 2 है न, और x2 मैंने कितना रखना है? 3, तो 2 में से 3 अगर घट गया यानी कि -1, तो निकल तो गया x1 x2 x3 तीनों। इधर जरा निकालना है, तो इधर लिखना पड़ेगा कौन कौन समीकरण, y1 y2, 8वां समीकरण में एक और होगा 6ठा में, तो यहाँ बोलोगे समीकरण 6ठा और समीकरण 8वां। देखो भागना नहीं यार, हम जानते हैं कि 95% बुतरू भाग जाओगे, इतना टफ क्वेश्चन देख के। बताना भी एक ही बार में हमको है, y1 + y2। एक तो कोई बताना नहीं चाहता है, बताते हैं तो आप लोग भाग जाते हो। y1 + y2 = 2, और ये जो हो गया y1 - y2 बराबर में 4, दोनों को हल करो, y2 + कैंसिल, 2y1 बराबर कितना 6, 2 से कैंसिल, कितना बार में 3 बार, तो y1 अगर निकल गया तो लिखो y1 बराबर जितना भी आया है 3, तो 3 से। अब यहाँ ज़रा ध्यान दो कि y1 और y2 दोनों को जोड़कर 2 आया है, जिसमें सिर्फ y1 3 है, तो यहाँ पे 3 रख तो दो, 3 रखोगे ना, उतना जगह नहीं कि हम लिखे, तो ऐसे ही बता रहे y1 के जगह पे 3 रख देंगे तो फिर 3 जाके घट जाएगा उनमें, 2 में से 3 जाएगा तो -1, यानी y2 बराबर हो जाएगा -1। अब y2 अगर निकल गया तो एजा पे सोचो y3 निकल जाएगा, y3 कैसे? 2 में से घटाना माइनस, मैंने घटाना -1, तो जैसे ही वो -1 घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब y3 3 हो गया। तो जो तीनों शीर्ष चाहिए वो तीनों शीर्ष निकल गया। पहला शीर्ष कितना हो गया 5, 3, दूसरा शीर्ष कितना हो गया x2 y2 3, -1, तीसरा शीर्ष कितना हो गया -1, 3। हम समझ सकते हैं कि आप लोग जो हल्का हल्का क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने वाले हैं कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा, उनको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, इतना टफ क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो 5 नंबर वाला है तो टाइम तो लगेगा, और पूरा जगह भी आपको लगेगा, 1 या 2 पेज में ही जाएगा। नहीं समझ में आते एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन, फिगर तो यही रहेगा, यहाँ से पॉइंट खाली चेंज होगा, नंबर जो है ना सब नंबर मिटेगा, नंबर क्वेश्चन में सब नंबर हटेगा बस। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 10,5, 8,4 और 6,6 किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करें।
फिर से वही चीज़ है कि 10 5 जो दिखाई दे रहा है, 8 4 जो दिखाई दे रहा है, 6 6 जो दिखाई दे रहा है, वो त्रिभुज के शीर्ष में है। त्रिभुज के शीर्ष के मतलब त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। मतलब यहाँ मान लो 10,5, यहाँ मान लीजिए 8,4 और यहाँ मान के चलो 6,6। फिर 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। 3 सेक्शन का इस्तेमाल हो ही जाता है। सेक्शन 3 जो डी की बात कर रहे हैं, डी किसका मध्य बिंदु है? डी किसका मध्य बिंदु है? डी सी का मध्य बिंदु है। तो अगर आपको समझ में आता है तो डायरेक्ट डी का नियामक कैसे निकालोगे? जैसे 10 अगर निकालना होता, मान लो एक्स नियामक, अगर 10 निकालने की बारी आ जाए, 10 कैसे निकालते हैं? 10 निकालने का तरीका है कि इधर वाला x2 और उधर वाला x3 दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दो। x2 प्लस x3 और 2 से भागा दे दो। इसी तरह से अगर y नियामक निकालना होता, यानी कि अगर 5 निकालना होता, तो 5 निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ से y2 और वहाँ से y3 दोनों को जोड़ देते। y2 और y3 दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। तो x2 प्लस x3 बराबर में 10 दूनी 20। इसको नाम दे दीजिएगा समीकरण फर्स्ट। यहाँ से इसको ऐसे लिखो, y2 प्लस y3 बराबर 2 को गुना कर दो, 5 दूनी 10। इस समीकरण फर्स्ट नाम लिख दीजिए और ये वाला समीकरण सेकेंड। डी के बाद दूसरा बिंदु ई जो है वो किसका मध्य बिंदु है? ई ए सी का मध्य बिंदु है। ए सी का मध्य बिंदु, ठीक है। अगर मध्य बिंदु है तो ई के नियामक कैसे निकालोगे? बाय द वे अगर 8 निकालना होता तो 8 निकालने के लिए हम करते हैं कि वहाँ x1 यहाँ x3 दोनों को जोड़ दो। x1 प्लस x3 जोड़ के 2 से भागा। इसी तरह से अगर y नियामक निकालना होता, जैसे 4 अगर निकालना होता तो y1 और y3 जोड़ देते हैं। y1 प्लस y3 जोड़ के 2 से भागा, बराबर कितना आता? 4। तो यहाँ समझो कि x1 प्लस x2 बराबर कितना हो गया? 2 गुना कर दो 16। इसको नाम दे दीजिए समीकरण फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, तो जाहिर सी बात है थर्ड समीकरण है। जबकि यहाँ से y1 प्लस y3 बराबर 8, समीकरण फोर्थ। डी का इस्तेमाल कर चुके हैं, ई का इस्तेमाल कर चुके हैं, अब जरा एफ के इस्तेमाल करेंगे। एफ किसका मध्य बिंदु? ए बी का। एफ ए बी का मध्य बिंदु। तो एफ के एक्स नियामक अगर 6 निकालना होता तो हम कहते हैं वहाँ से x1 यहाँ से x2 दोनों को जोड़ के 2 से भागा, x1 प्लस x2 बाई 2। वैसे ही अगर y नियामक निकालना होता, 6 अगर निकालना होता तो फिर से y नियामक जोड़ देते हैं। वो बोला y नियामक y1 और y2, y1 y2 जोड़ के 2 से भागा, x1 प्लस x2 बराबर 12 और ये वाला हो जाता y1
प्लस y2 बराबर 12। इसको नाम दे दो समीकरण 5 और अगला नाम दे समीकरण 6। अब इतना समीकरण पहले संभाल कर एकदम रख लेना है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके तो आगे वैल्यू निकलेगा। अब देखो यार, बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम पहले वाले वीडियो में भी बोले थे कि रिजोल्यूशन 720 कर लेना यार, क्योंकि क्वेश्चन एक ही बार में बताना ज़रूरी है, नहीं तो दो हिस्सा में बांट देंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब नीचे तो दिखाई दे रहा होगा इस बार, यहाँ देखोगे सबसे नीचे x1 x2 है, यहाँ y1 y2, तो सबसे नीचे वाला को हम कहेंगे छोड़ दो और x1 x2 कहीं ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मतलब पचमा के अलावा तुमको तीसरा में भी नहीं मिलेगा। इसमें मिल रहा है सर x2 है, लेकिन अरे गड़बड़ हो गया, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ x3 होगा, गड़बड़ हो गया तो x3 होगा। मतलब x1 मिल रहा है लेकिन x3 नहीं मिल रहा। y1 ठीक है, लेकिन y3 y2 नहीं मिल रहा। तो करना क्या होगा कि समीकरण फर्स्ट से यहाँ ध्यान दो, समीकरण फर्स्ट कितना है पहले लिखो तो सही, कितना है x2 प्लस x3 बराबर 20। घुमा के लिखते हैं 20 को उधर, इसमें से x3 निकाल लो, x3 बराबर हो जाएगा 20 माइनस x2, और जो भी x3 का मान निकल गया है ना, ये x3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना समीकरण थर्ड में। फिलहाल अभी निकाले हैं, पुट तो बाद में करेंगे। अब समीकरण जैसे फर्स्ट से निकला है वैसे ही समीकरण सेकेंड देखते हैं कितना है, y2 प्लस y3 बराबर में 10, इसलिए y3 बराबर कितना हो गया 10 माइनस y2, और y3 कहाँ रख देंगे, y3 रख देंगे इसमें समीकरण फोर्थ में, समीकरण चौथा में रख देंगे। x3 का मान जानते हो कहाँ पे रखेंगे, देखो x3 जो निकला है कहाँ पे रखेंगे, यहाँ समीकरण थर्ड में, और जो y3 निकला है वो कहाँ रखेंगे समीकरण फोर्थ में, क्योंकि यहाँ पर है y3। फर्स्ट से तो निकालवे किए x3, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट में तो रखना नहीं, क्योंकि फर्स्ट से निकलवे किया तो इसमें तो नहीं रखेंगे, या तो थर्ड में या तो फिफ्थ में, क्योंकि x वाला जो वैल्यू है वो यही मिल रहा है, तो इसमें तो x3 है ही नहीं, तो सवाल नहीं उठता है कि यहाँ पे तुम पुट करोगे, यही x3 है। आप सोच सकते हैं कि x2 नहीं निकाल सकते, सर निकाल सकते हो, तो x2 अगर निकालते तो फिर यहाँ नहीं पुट करते, फिर यहाँ पुट करते समीकरण 5 में। हम चाहते हैं इसको छोड़ दो, तो लिखना होगा कि x3 का मान समीकरण किस समीकरण में रखना है, x3 का मान समीकरण थर्ड में रखने थे। उधर के जिक्र तो बाद में देखेंगे, समीकरण थर्ड मतलब x1 है तो x1 लिखो, अब प्लस x3 है, x3 मतलब इतने लिख दो डायरेक्ट एकदम 20 माइनस x2 बराबर में कितना, बराबर 16 है तो 16 लिखो, x1 माइनस x2 बराबर 20 को घटा दीजिए तो माइनस में 4, ये नया समीकरण मिला। अब इसको कौन से समीकरण का नाम दे, 1 2 3 4 5 तो 6 तक तो बोलता है, तो इसको नाम दे समीकरण 7। इधर फिर क्या करना है ना कि y3 का मान थोड़ा साफ से लिखिएगा आप लोग, मेरे पास तो बोर्ड की कमी है, कितना बड़ा बोर्ड लेके आएंगे तो एक बार में नहीं बता पाएंगे, चाहे कितना बड़ा बोर्ड आए, बहुत बड़ा बोर्ड आएगा फिर भी दोबारा तो लिखना ही पड़ेगा, या ऐसे ही करके लिखना होगा, एक बार में ओपनली नहीं कोई लिख पाएगा, कोई भी नहीं, तो आपको संभल के लिखना है। कॉपी पे ये पहले लिखें, उसके नीचे ही लिखिएगा, बगल में नहीं लिखना है। होता है कि आप देख के छाप लेते हैं, ऐसे है बगल में वाला छाप ली, कई को बुतरू देखते हैं छाप लेता है, जैसे जैसे लिखते हैं ना वैसे स्क्रीन शॉट वाले के छाप लेता है। कॉपी भी हम चेक करते हैं ऑफलाइन में,
तो हूबहू एकदम छाप लेता है और ऐसा कम धरा जाता है कि वो देख के छापा है। क्योंकि आप अगर इसको लिखे हैं तो ये वाला नीचे लिखा था यार, इधर क्यों लिख रहे हो? इधर तो हम लिख रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है। देखिए y3 का मान समीकरण किस में रखेंगे? 4th में, यहाँ पे रखो। y1 है, y1 रहे दो, लेकिन y3 जो है वहाँ पे वैल्यू पुट करो। 10 माइनस y2 बराबर में 8 है तो 8 लिखो। y1 माइनस y2 बराबर 10 को घटा दो तो -2। इसको नाम दीजिए समीकरण 8। अब x1 x2 यहाँ पर है और x1 x2 और कहाँ कहाँ है, जरा हम अंडरलाइन करके दिखाते हैं। यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है x1 x2, और यहाँ देखिए रेड पेन से x1 x2। तो हम ये बोलेंगे कि समीकरण 5 एंड समीकरण 7 एक साथ रखो। x1 प्लस x2 बराबर 12, फिर x1 माइनस x2 बराबर में -4। उसी तरह से उधर हल करेंगे ना, तो यहाँ पे तो 8वां हो गया, और जैसे y1 y2 यहाँ पर है वैसे y1 y2 यहाँ पर है, तो बोलो कि समीकरण 6ठा और समीकरण 8वां लिखो। y1 प्लस y2 बराबर 12 और y1 माइनस y2 बराबर -2। दोनों तरफ हल करो। ये 5वां समीकरण है और ये 7वां समीकरण, 6ठा समीकरण है और ये वाला 8वां समीकरण। x2 x2 कैंसिल तो हो गया 2x1 बराबर 8, इसे कैंसिल, x1 बराबर हो गया 4, x1 निकल गया। यहाँ लिख लीजिएगा कहीं साइड में, यहीं लिख लो ना भाई कि x1 बराबर कितना हो गया 4, x1 बराबर 4, x1 बराबर 4। यहाँ ज़रा ध्यान दो, x1 x2 जोड़ के 12 हो गया, जिसमें x1 खाली 4 है। इसका मतलब है कि x2 के जगह पे 8 होगा, तभी तो 12 है। x1 x2 निकल के तो x3 भी ज़रूर कहीं होगा जो इंतज़ार कर रहा होगा। यहाँ पे देखो x3 बराबर 20 माइनस x2, मतलब 20 माइनस और x2 की वैल्यू कितना 8, तो 20 में से 8 घटा देंगे 12 हो गया। फिर वैसे ही y1 y2 सोचना, y2 कैंसिल, ये हो गया 2y1 बराबर 10, 2 से कैंसिल, y1 बराबर 5। तो सिर्फ y1 बराबर पहले लिखो ना कि y1 बराबर 5 हो गया। y2 कितना होगा और y3 कितना होगा? y2 देखो, y1 बराबर 5 है, अगर ये 5, हम जानते हैं y1 y2 दोनों जोड़ के 12 आ रहा, जिसमें यही खाली अकेले 5 है, तो y2 बराबर 7 होगा, तभी तो 12 हो रहा। y3 कितना होगा? तो y3 बराबर हो गया 10 माइनस y2, मतलब 10 में से y2 घटा दूँ। अब 10 में से y2 घटाना मतलब 7 घटाना, 10 में 7 गया तो 3। यानी फाइनली आंसर क्या लिखें? पहला नियामक अगर देखें a x1 y1 तो कितना आ गया 4,5। दूसरे नियामक की बात करें तो 8,7। तीसरे नियामक की बात करें तो 12,3। यही आंसर होगा। बस इस एक्सरसाइज में ना, जैसे कि पहले वाला एक्सरसाइज में 1-2 को ऐसे टफ मिल रहा था, इस एक्सरसाइज में सबसे लेंदी और सबसे लंबा सॉल्यूशन वाला अगर क्वेश्चन कहें तो यही है 8 नंबर में। इसके बाद क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन इतना लंबा नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लो। देखो 8 में 3 क्वेश्चन है, हम 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं तीसरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हम क्वेश्चन लिख देते हैं तीसरा क्या है, अगर आपके पास किताब नहीं है तो।
देखिए किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, 3rd नंबर में जो क्वेश्चन है, 3,4, 4,6 और 5,7 है। तो त्रिभुज के शीर्ष के नियामक ज्ञात करें। देखिए इक्वेशन अभी उतार लीजिए और 2 क्वेश्चन बताए हैं ना। अब वो 2 क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन कई पेज में बना होगा, 1 पेज या 2 पेज लगा होगा, मान लो 2 पेज लगा। दूसरा क्वेश्चन बनाए उसमें भी 2 पेज लगा या 1 ही पेज लगा। जितना पेज आपका लगा उतना पेज छोड़ दीजिए, उतना जगह छोड़ दीजिए क्वेश्चन उतार के, और बाद में बनाना जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा ना तब। इससे समझ में आया है तो बाद में इसको बनाना, और अगर नहीं बने तो फिर से दोनों वाला क्वेश्चन देखना। अब बनाने के बाद कितना आंसर आया है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किसका आंसर कितना है। और अगर बाय द वे आप रात को वीडियो नहीं देख रहे हैं, मतलब प्रीमियर अगर आप नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो पहले क्लास को रोक लो, तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत एकदम बनाइए। अब ये 2 क्वेश्चन बताए हैं, इसको बनाइए और बनाकर तुरंत आंसर लिखो। पहले इसको बनाइए लीजिए, आराम से वीडियो को रोकिए, क्योंकि ऐसे भी आप अगर बाद में देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। रोक कर पहले बना लीजिए और जितना आंसर आता है वो आंसर तुरंत लिखो कितना आंसर आया, फिर इसके बाद इससे आगे बढ़ो। आठ के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन। ए आइडेंटिकल विद 1, -2 और बी आइडेंटिकल विद 2, 5 2 बिंदुएं हैं। रेखाएं OA, OB को बढ़ाकर क्रमशः C और D तक ले जाए गए हैं। C और D तक ले जाए गए। इस प्रकार की OC बराबर 2OA और OD बराबर 2OB, तो CD को ज्ञात करें। देखो ए और बी 2 बिंदु इस प्रकार है। वो ए बिंदु है, दूसरा एक बी बिंदु, और कोई 3rd पॉइंट ओ होगा, पता नहीं कि ओ कहाँ पर है, लेकिन कहीं होगा। ए के नियामक हला के अगर देखा जाए तो 1, -2 है। अगर बी की बात करें तो बी के नियामक 2, 5 है। कि ओ से ए हो गया और ओ से बी हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिले हैं ओ ए और ओ बी।
को बढ़ाकर क्रमशः ओ ए को कहाँ तक ले गए बढ़ा कर, तो ओ ए को ले गए हैं सी तक, और ओ बी को कहाँ तक बढ़ा कर ले गए डी तक। इससे हुआ क्या, इस प्रकार देखो क्या हुआ, ओ सी बटा ओ ए बराबर हो गया 2/1। मतलब ओ से सी तक की दूरी 2 किलोमीटर और ओ से ए की दूरी 1 मीटर। ओ से ए अगर 1 है और ओ से सी 2 है, तो इसका मतलब अगर ई 1 है तो ये भी जाहिर सी बात 1 होगा, 1:1, तभी ना ओ से लेकर सी तक 2 किलोमीटर हो गया। वही बात एजा पर है, ओ डी और बटा में ओ बी बराबर 2/1। अब ज़रा देखो, ओ डी जो है वो 2 किलोमीटर है और ओ बी जो है वो 1 किलोमीटर। ओ से लेके डी तक 2 किलोमीटर, जिसमें ओ से लेके बी तक 1 किलोमीटर। अभी अगर 1 किलोमीटर है, ठीक है, ओ बी जो है 1 किलोमीटर और ओ से लेके डी तक 2, इसका मतलब इधर वाला भी 1 ही होगा, तभी न बोलेंगे 1:1। बन गया ऐसा। ओ तो ऐसे भी मूल बिंदु मानल जाता है, ओल को तो ऐसे भी 0,0 बोलते हैं। ओ अगर कहीं है तो यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं है कि वो मूल बिंदु है, लेकिन फिर भी मूल बिंदु माना जाता है। सी के नियामक अरे अपने मने से मान लो नहीं कि x, y है, और डी के नियामक खुद मान लीजिए कि अल्फ़ा, बीटा है। बस इतने समझना था। कहे थे ना कि 8वां में जो है वही बस थोड़ा सा लंबा जाता है, बाकी सवाल का ए क्या हो गया, तो ओ सी का मध्य बिंदु। ए आप कह सकते हैं कि ओ सी का मध्य बिंदु है। ए जो है ओ सी का मध्य बिंदु है। तो अगर ए का एक्स नियामक निकालना होता है जैसे 1, तो कैसे निकालते हैं, वहाँ वाला 0 यहाँ वाला x दोनों को जोड़ देते और 2 से भागा दे देते। वैसे ही अगर y नियामक निकालना होता -2, हम कहते हैं वहाँ वाला 0 और इधर वाला y दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो x बराबर डायरेक्ट निकल गया 2 और यहाँ से y बराबर डायरेक्ट निकल के -4। तो c के तो नियामक निकल गया, c इक्वावेलेंट टू 2 - 4। ए किसका मध्य बिंदु था, ओ सी का। अब वैसे ही सोचो बी किसका मध्य बिंदु है, ओ डी का। तो बी के बारे में लिखिए कि बी ओ डी का मध्य बिंदु है, ओ डी का मध्य बिंदु है। तो बी का नियामक अगर निकालना पड़े कि एक्स नियामक निकालो, जैसे 2, तो 2 निकालने का तरीका है कि यहाँ से एक्स नियामक 0 और वहाँ से अल्फ़ा, यानी 0 + अल्फ़ा दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4। उसी तरह से वाई नियामक के बारे में सोचिए कि इसका वाई नियामक 5 है। कैसे निकालेंगे 5, तो यहाँ वाला 0 और वहाँ वाला बीटा, यानी कि 0 और प्लस बीटा दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो बीटा बराबर कितना हो गया, 5 दूनी 10। जैसे सी निकल गया ना भाई, आंसर सी निकालना था, आंसर आ गया। नहीं आंसर नहीं है, सिर्फ सी निकला। डी वैसे ही निकल जाएगा, डी इक्वावेलेंट टू, तो कह सकते हो कि अल्फ़ा हो गया 4 और बीटा हो गया 10। लेकिन इतने नहीं चाहिए कि डी निकालना है, वो तो कह रहा है कि सी डी फाइंड कीजिए। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, लिखा होगा सबसे लास्ट में कि सी डी ज्ञात कीजिए। अब सी डी निकालो, और सी डी के लिए फॉर्मूला होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र होता है √(x2 - x1) के होल स्क्वायर। मतलब 4 में से 2 घटा, तो सी डी चाहिए तो 4 में से 2 घटा दीजिए, 4 में से 2 घटा के होल स्क्वायर प्लस इसका y नियामक कितना है 10, 10 में से ये वाला घटा देते, तो पहले से माइनस है, घटेगा तो +4 हो जाएगा कि होल स्क्वायर। घटा 4 में से 2 गया तो 2 और 2 के होल स्क्वायर 4 प्लस 10 4 14, 14 के होल स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ दो तो √200।
और 200 के अगर तोड़ेंगे 10√2, यही आंसर होगा। नौवां हो गया, 10वां देखते हैं। अरे यार, हम बना बना के जानते हो आंसर भी नहीं मिला रहे, पता नहीं आंसर वो देता है या नहीं देता है। दनादन बने ले जा रहे, आंसर चेक भी नहीं कर रहे। 10√2। दसवां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है? 10 में कहले शीर्ष -1,3 1, -1 और 5,1 वाले त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करें। देखते हैं, शीर्ष इतना, इतना और इतना वाले त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई। जैसे एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, तीनों शीर्ष मालूम है। ए के नियामक कितना है? -1,3। बी के नियामक कितना है? 1, -1। सी के नियामक है 5,1। अब करना क्या है? माध्यिकाओं की लंबाई। माध्यिका क्या होता है कि ए से डी को मिला दीजिए। डी क्या होगा? मध्य बिंदु। डी कैसे निकलेगा? इधर वाला और उधर वाला दोनों को जोड़ के बटा दो, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। 1 और 5, 6/2 तो 3 हो गया। -1 + 1 जोड़ेंगे तो 0, यानी 0/2। फिर यहाँ से ई निकालो। ई कैसे निकालें? तो ए और सी 5 है और यहाँ -1 है। 5 और -1 मतलब 5 में से 1 घट गया, 4। 4/2 2 हो जाएगा। यहाँ 1 है, वहाँ 3 है, 4। 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर एफ निकालो। यहाँ 1 है, वहाँ -1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0। वहाँ 3 है, यहाँ -1 मतलब 3 में से 1 घट गया तो 2 हुआ। 2/2 मतलब कि 1 हो गया। अब AD निकालना है, DE निकालना है और CF निकालना है, यही कह रहा हूँ। अगर माध्यिकाओं की बात करें, माध्यिका कौन कौन है? माध्यिकाओं की लंबाई, माध्यिकाओं की लंबाई तो पहले AD निकालें, उसके बाद BE निकालो, फिर CF निकालो,
ए डी फाइंड करते हैं, ए से लेके डी तक निकालते हैं। अंडर रूट 3 में से ही घट जाएगा, तो 3 में से जैसे ही वो घटाएंगे वो +1 हो जाएगा 3, और वो घटाएंगे कैसे, तो प्लस हो जाएगा 3 + 1 के होल स्क्वायर। फिर 0 में से 3 घट जाएगा, 0 - 3 के होल स्क्वायर। 3 × 4, 4 के होल स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दो तो 25, 25 के रूट 5। ए डी निकल गया। बी ई फाइंड करो, बी ई, बी से लेके ई तक, तो 2 में से 1 घटा दो, 2 - 1 के होल स्क्वायर प्लस, कि 2 में से 1 कैसे घटाएंगे, तो पहले से माइनस है तो 2 अब +1 हो जाएगा। देखते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 के स्क्वायर 1 ही आई, 3 है, 3 के स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दो तो √10, मतलब एगो 5 हो गया, एगो √10 हो गया। सी एफ निकालो, अंडर रूट सी एफ चाहिए, तो 5 में से 0 घट जाएगा, घट के होल स्क्वायर प्लस 1 में से 1 घट गया, मतलब y में से y घटा देना है। ये तो ऐसे भी 0, ये तो कट के 0, तो बच गया √25, और 25 के रूट जानते हैं 5, तो हो गया आंसर, एगो 5, एगो √10 और एगो 5, यही तो निकालना था। ए डी 5, बी √10 और सी एफ 5, तो आंसर आप लिख दीजिए कि 5 होगा, √10 होगा और फिर से 5 होगा। आंसर तो अजीब से है, पता नहीं आंसर क्या देता है। यही है, 5 है, √10 और 5। दस नंबर हो गया। 11, फिर वही चीज़ है 11 में। देखो क्वेश्चन नंबर 11, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए आइडेंटिकल विद 1,5, बी आइडेंटिकल विद -2,1 और सी आइडेंटिकल विद 4,1 हैं, और एंगल ए की अंतर्धक रेखा BC से D पर मिलती है। D पर मिलती है तो AD का मान ज्ञात करें। देखो त्रिभुज ABC के शीर्ष मालूम है कि कोई त्रिभुज है ABC, यहाँ A है, ये वाला B है, ये वाला C है। A के शीर्ष का नियामक 1,5, B के शीर्ष -2,1,
सी के अगर नियामक देखें तो 4,1 और कोण ए की अंतर्धक रेखा, अंतर्धक मतलब इसके अंदर से और जो आधा आधी बांट दे, जैसे पूरा कोण इसको आधा आधी बांट दे, इसे रेखा खींचे। अंतर्धक, अंतर बने अंदर और अर्धक आधा आधी बांट दे कोण को, तो आधा आधी बांट देगा। और मान लो कि यहाँ पे डी पड़ा तो डी कैसे निकलेगा, तो बहुत आसान है डी निकालना, ठीक है, डी पर मिलती है। अंतर्धक के मतलब है इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, 4 और -2 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 और बटा 2 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो गया, फिर 2 से भागा देंगे तो 1, ठीक है। अब वही AD का मान ज्ञात करना है। AD √AD, तो 1 में से 1 घट गया, घट के होल स्क्वायर, फिर 1 में से 5 घट जाए, चाहे 5 में से 1 घट जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि करना तो स्क्वायर है अल्टीमेटली आपको। तो 1 में से 1 घट गया तो इसे भी 0 हो गया। 5 में से 1 घट 4 है, 4 के होल स्क्वायर 16, 16 का रूट फिर से निकालोगे तो 4। तो इसका आंसर जो आना चाहिए AD का मान वो 4 होगा। 4 इकाई आ गया आंसर। 1 घंटा हो गया, टाइम 9 बज गया, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या करते हैं। अगर क्लास मिलना होगा आपको तो 9:05 से पीरियड चालू हो जाएगा, और अगर नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। फिर कल संडे है, कल सुबह में मिलेगा फिजिक्स का क्लास आपको 9 या 10 बजे के आसपास। 9 बजे मिल जाएगा प्रीमियर, तो 9 बजे देख लीजिएगा। हाँ 9 बजे मिल जाएगा, तो 9 बजे फिजिक्स देख लेना। ऐसे देखिए अगर 5 मिनट में मिले तो ठीक, नहीं मिले तो फिर समझना कि कल अब मिलेंगे सुबह में 9 बजे। फ़िलहाल इतने से काम चलाइए, अगर मिल गए तो अच्छा बात है। कोई भरोसा नहीं हो सकता है क्लास हम रिकॉर्ड कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, कह नहीं सकते।